नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। महामारी की घटती चिंताओं और मांग में तेजी के साथ उपभोक्ताओं ने खरीदारी के प्रति जो उत्साह दिखाया है, उसके चलते धनतेरस पर व्यापारियों के चेहरे खिल उठे। बाजार में रौनक दिखी और लोकल फॉर वोकल का असर भी साफ देखने को मिला। बात यदि सोने चांदी के कारोबार की करूं तो धनतेरस पर देश भर में 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हुआ है। करीब 15 टन सोने के आभूषणों की बिक्री हुई है। कोरोना के बाद से बर्तन का व्यापार बहुत कम हो गया था, लेकिन इस बार धनतेरस पर कारोबारियों ने बहुत अच्छा कारोबार किया। ऑटोमोबाइल सेक्टर, रियल एस्टेट और शेयर बाजार ने भी सकारात्मक संकेत दिए हैं। अक्टूबर महीने में जीएसटी कलेक्शन 1.3 लाख करोड़ था, जो 2017 में डायरेक्ट टैक्स लगाए जाने के बाद से दूसरी बार सबसे अधिक है। धनतेरस पर सोने चांदी की खरीदारी और बाजारों में कारोबार इस बात का संकेत है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है। धनतेरस पर कैसा रहा कारोबार और इस कारोबार के क्या संकेत हैं, आज मुद्दा आपका में इसी पर चर्चा करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं IBJA के प्रवक्ता SK जिंदल जी। SK जिंदल जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के पूर्व सचिव अजय शंकर जी से भी, जो हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं, और बात SMC समूह के MD सुभाष C अग्रवाल जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। शुरुआत मैं आप ही से करता हूं। धनतेरस पर 7,000 करोड़ से ज्यादा के सोने चांदी का कारोबार हुआ। बर्तन भी बहुत अच्छे कारोबार हुआ, उसका भी कारोबार अच्छा हुआ। कैसे देखते हैं आप धनतेरस की इस कारोबारी को? सबसे पहले मैं हैप्पी दिवाली बोलूँगा संसद टीवी के व्यूवर्स को। धनतेरस में बड़ा उत्साह था ज्वेलर्स के यहाँ पे, क्योंकि बहुत सी शादियाँ कोरोना के अंदर रुकी हुई थी जो अब हो रही है। एक तो ये बहुत बड़ा कारण है। दूसरा, इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है। जैसे जीएसटी कलेक्शन आपने बताया, 1,30,000 करोड़ का कलेक्शन अक्टूबर के महीने के अंदर हुआ है, तो इससे बहुत बड़ा संकेत है। और बाकी सब पॉजिटिव फैक्टर्स हैं जी। गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, रोड पे, इन पे। इवन प्राइवेट कॉरपोरेट जो स्पेंडिंग नहीं कर रहे थे, एक्सपेंशन नहीं कर रहे थे, उनका पैसा भी बाजार में आ रहा है। और इंडस्ट्री के अंदर हर प्रकार लो इंटरेस्ट रेट बना हुआ है। फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी फेवरेबल है जी, है नहीं। तो ये इससे बाजार के अंदर खुशहाली के संकेत हैं और मार्केट के अंदर आने वाले टाइम में भी पॉजिटिव संकेत लग रहे हैं। गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी है और एवरीथिंग इन इकोनॉमी जी अपने पॉजिटिव फैक्टर्स को शो कर रही है जी। तो ये पॉजिटिव माहौल बना हुआ है जी। बिल्कुल सकारात्मक एक माहौल देखने को मिला धनतेरस पर। SK जिंदल जी, लेकिन कोविड कॉल के दौरान कई बार इस तरह के सवाल उठाए गए कि देश की अर्थव्यवस्था का क्या होगा, लेकिन इस बार धनतेरस पर जिस तरह की खरीदारी हुई है, लोगों ने जमकर सोने चांदी की खरीदारी की है, कारोबार अच्छा हुआ है। आप कैसे देखते हैं और इसके पीछे वजह क्या देखते हैं आप? मैं सभी की तरह मैं भी इसको बहुत पॉजिटिवली देखता हूँ जी। देखिए, हर रात के बाद सुबह आती है। अभी ऐसी कोई रात बनी नहीं जिसके बाद सुबह ना आई हो जी। वो महामारी के अनुभव, महामारी भी ऐसे दर्जे की थी जो हमने कभी जिंदगी में देखी नहीं थी। जो उसके दौरान अनुभव हुए, जो हमने सीखा, और उसके साथ जो हमने उसके अपॉर्चुनिटीज़ जो हमें उसमें दिखी, वो लोगों ने बहुत अच्छे से उसको संभाला है कि उतनी मुश्किल के अंदर भी अपॉर्चुनिटीज़ को देखा, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, अपने वर्किंग टाइम को बढ़ाने के लिए, अपने टाइम को वेस्ट होने से रोकने के लिए, कम्यूटिंग टाइम को कम करने के लिए। इस दौरान में मैं देखता हूँ कि सभी का वर्किंग टाइम बढ़ गया है, एफिशिएंसी बढ़ गई है जी। और ये भी वजह है कि उन लोगों में कॉन्फिडेंस वापस आ गया है कि जो काम करता है उसको कोई रोक नहीं सकता, तो वो उसका डर निकल गया है। वो सोच रहा है कि काम करके हम और अच्छा कर सकते हैं जी। और कुछ हालात ऐसे बने सब मिलाकर के कि वो पॉजिटिविटी की तरफ लोगों को ले जा रहे हैं। इस तरह का 1,32,000 करोड़ का जीएसटी का कलेक्शन हमने पहले देखा नहीं था। एक महीने में पहले दिखा है कभी, लेकिन इतना जल्दी इस रास्ते पे, इस लेवल पे वापस आ जाएगा किसी ने सोचा नहीं था।
जब खराब दिखता है तो अक्सर लोगों का होता है, जो मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा इमेच्योर आउटलुक होता है कि सबको फिर वो पूरा खराब दिखता है कि अंधेरा ही अंधेरा है, अंधेरा ही अंधेरा है। लेकिन वो भूल जाते हैं पहले भी अंधेरे हो चुके हैं, उसके बाद रोशनी जरूर आती है। और ये वही रोशनी है कि इकोनॉमी वापस ताकत पकड़ रही है, वापस रास्ते पर आ रही है। एफडीआई अपने देश के लिए आज पूरे वर्ल्ड से इन्वेस्टमेंट इतना आ रहा है अपने देश के अंदर, क्योंकि बाकी जगहों पर उससे बढ़िया संभावनाएं बहुत लिमिटेड हैं, तो इसलिए उनको यहाँ आना पड़ रहा है। अपने यहाँ पर वो ढलान बना हुआ है कि एफडीआई को यहाँ आना पड़ रहा है। इंटरेस्ट रेट, जैसे सुभाष जी ने बोला, वो भी अपने को सपोर्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। मुझे बताया गया है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में 3 से 6 महीने का डिले है। अगर आप अपनी पसंद की गाड़ी लेना चाहते हैं तो तुरंत नहीं मिल रही। तो ये कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी त्रासदी के बाद 6-6 महीने का डिले आ गया है? यूटेंसिल्स का तो आपने खुद ही बताया। रियल एस्टेट में भी मैं देख रहा हूँ पूरे देश के अंदर रियल एस्टेट के अंदर एक तरफा तेजी है। तो ये सारी चीजें जैसा कि प्रकृति करती है, जैसा कि नियम चला आया है कि रात के बाद सुबह आती है, मैं इसको ऐसे देखता हूँ। और बहुत सारी चीजें जो है पॉजिटिव हुई और हमें उन्हीं पे फोकस करना चाहिए। उसी में से, इन एडवर्सिटीज में से हमें अपॉर्चुनिटीज निकालना चाहिए और आगे का समय हमें उनको इस्तेमाल करके करना चाहिए, बजाय कि हम उस त्रासदी से या उस महामारी से इतना दब जाएं कि कोलैप्स हो जाएं। जी बिल्कुल। अजय शंकर जी, इस बार धनतेरस पर वोकल फॉर लोकल, उसके प्रति बहुत ज्यादा उत्साह देखने को मिला, एक सकारात्मक वातावरण देखने को मिला। भारतीय उत्पादों को जो लोकल स्तर पे बनते हैं, लोगों में खरीदारी करने का एक उत्साह देखने को मिला। इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं? क्या आपने भी इस बदलाव को महसूस किया है? नहीं, बदलाव तो कई तरह के हो रहे हैं और सब सही दिशा में बहुत दिख रहे हैं। तो पहली बात, तो जो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो धनतेरस में खरीद हुई है ये स्पष्ट संकेत है कि जो बहुत अधिक असुरक्षा की भावना थी देश की जनता में, वो अब कम हो गई है बहुत। और असुरक्षा की भावना दो तरफ से थी, एक तो महामारी की और दूसरा आर्थिक अपने भविष्य के बारे में। क्योंकि जिन लोगों के पास सरकारी नौकरियां थी वो तो सुरक्षित थे, लेकिन जिनका अपना भी व्यापार, अपना धंधा या निजी क्षेत्र में नौकरी थी, तो सबने कष्ट भी देखा है और बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे थे। और सेकेंड वेव के बाद तो बहुत ही ज्यादा एक तरीके से मायूसी आई थी। तो अब जो कल की खरीद हुई है उससे ये स्पष्ट है कि अब देश और देश के लोग और समाज अब आगे बढ़ना चाहता है और उसको विश्वास वापस आ गया है और असुरक्षा की भावना कम हो गई है। दूसरी जो बात आपने कही कि ये लोकल के बारे में, तो ये एक सामाजिक चेतना में परिवर्तन की आवश्यकता है और धीरे धीरे इस दिशा में प्रगति हो रही है। लोगों की इस सोच में बदलाव आ रहा है। अब मैं एक अपना व्यक्तिगत उदाहरण दूं। करीब 20-30 साल पहले मैं पहली बार कोरिया गया था और उस समय जापान की चीजें सारे विश्व के बाजार में छाई हुई थी। सोनी है, कैनन है, टोयोटा गाड़ियां। लेकिन कोरिया की दुकानों में हमने कोई जापानी माल नहीं देखा, सड़कों पर गाड़ियां नहीं देखी। तो एक दुकान में मैंने पूछा कि है आपके पास कैनन, सोनी? तो उसने निकाल के दिखाया। तो मैंने पूछा कि ये डिस्प्ले क्यों नहीं करते आप, मतलब ट्रांसलेटर के थ्रू? उन्होंने कहा नहीं, हम लोग अपनी चीज खरीदना पसंद करते हैं। अब आज भी आप यूरोप में जाएं, एक बाजार है, लेकिन जर्मनी में आपको जर्मन गाड़ियां सड़कों पर दिखाई देंगी और फ्रांस में फ्रांस की गाड़ियां दिखाई देंगी। हम लोग कुछ ग्लोबलाइजेशन और विश्वीकरण में थोड़ा ज्यादा आगे बढ़ गए। तो अगर माल चीन से सस्ता है तो जरूर खरीदेंगे, भले ही चीन के साथ हमारे संबंध कष्टदायी हो, हमारे सैनिकों को उनसे कष्ट हो रहा हो सीमा पर। तो एक राष्ट्रवाद की जरूरत है आर्थिक क्षेत्र में, और उस राष्ट्रवाद का मतलब यह है कि हम अपनी चीज खरीदेंगे पहले। अगर मिल जाएगी, थोड़ी महंगी भी होगी तो ज्यादा पैसा देंगे, या क्वालिटी थोड़ी कम भी होगी तब भी लेंगे, क्योंकि हमारी चीज है और हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा, हमारे देश में धन का सृजन होगा। तो एक मानसिकता में परिवर्तन आता दिख रहा है। अभी ये मुझे ऐसा नहीं है कि पूरा हो गया है, लेकिन सही दिशा में लोगों की भावनाएं और सोच बदल रही है। जी बिल्कुल। तो ये मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत आवश्यक है आगे जाने वाले समय में, क्योंकि इस बात को हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो चीन के साथ हमारे आर्थिक रिश्ते रहे हैं उससे हमारा बहुत नुकसान हुआ है।
जी दिवाली के पटाखे, रोशनियां, हर कुछ जो चीज हमारे देश में बनती थी हम खरीदते थे, वो अब पिछले कुछ सालों से चीन का हम खरीदने लगे। जी तो बिल्कुल। ये जितनी जल्दी कम हो, समाप्त हो जाए, उतना देश के लिए अच्छा। जी, जाहिर तौर पे लोगों में एक जागरूकता देखने को मिली है इस दीपावली पर, धनतेरस पर देखने को मिल रही है कि चीनी उत्पाद के प्रति लोगों ने एक प्रकार से अपना जो रुख है वो दूर किया है और स्वदेशी उत्पाद, भारत के जो अलग अलग शहरों में अलग अलग चीजें बनती हैं, स्थानीय स्तर पे लोग बनाते हैं, उनको खरीदने के प्रति लोगों में एक उत्साह साफ देखने को मिल रहा है। लेकिन बात शेयर बाजार की करते हैं, क्योंकि शेयर बाजार को लेकर भी तमाम तरह के सवाल उठते हैं। एक प्रकार से आर्थिक दिशा क्या है, शेयर बाजार भी उसका एक प्रकार से पैमाना माना जाता है। सुभाष जी, अगर शेयर बाजार की मैं बात करूं तो क्या स्थिति है शेयर बाजार की, क्या संकेत दे रहा है शेयर बाजार? देखिए, मार्च 2020 से आज का जो सेंसेक्स है 130% बढ़ गया है, तो मार्केट में बहुत पॉजिटिविटी आई है और इसके पीछे कई कारण हैं। मार्च 2020 में कोरोना एकदम फैला था, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आज वैक्सीनेशन इंडिया में 100 करोड़ से ऊपर हो गया है लोगों का। आगे आने वाले में भी पोजीशन बहुत क्लियर है। पीएलआई स्कीम गवर्नमेंट की बड़ी सक्सेसफुल जा रही है, ऑटो सेक्टर पे भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से स्टार्ट हुआ था। हमारा हर तरह से गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों बढ़ रहे हैं और अभी आप देखेंगे इंपोर्ट में और एक्सपोर्ट में हालांकि 20 बिलियन यूएस डॉलर का डेफिसिट है जी इस महीने के अंदर, लेकिन वो इंपोर्ट ऑफ मशीनरी, कैपिटल गुड्स, इस पे ज़्यादा है। तो इससे ये पता लगता है कि फैक्ट्रियाँ लग रही है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है और चीज़ें डेवलपमेंट बढ़ रही है, सर्विस सेक्टर बढ़ रहा है, एग्रीकल्चर मॉनसून बहुत बढ़िया रहा है, इंटरेस्ट रेट कम है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, इससे शेयर मार्केट तेज़ी से चल रहा है। नए इश्यूज बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं, कैपिटल मार्केट में रिफॉर्म्स हो रहे हैं और रेगुलेशन बहुत बढ़िया है, लोगों का विश्वास काफ़ी बढ़ गया है और बाहर से एफडीआई से भी पैसा आ रहा है, एफपीआई भी इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया के अंदर, म्यूचुअल फंड के पास बहुत पैसा आ रहा है। 2-3 करोड़ अकाउंट नए इन्वेस्टर का इस पीरियड में खुले हैं। तो इन सब टोटलिटी में मिला के शेयर मार्केट बढ़ा है, हर सेक्टर में ग्रोथ है, रियल एस्टेट में ग्रोथ है, इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो इससे शेयर मार्केट में पॉजिटिव माहौल है और ग्लोबली इतनी ग्रोथ नहीं है। इंडिया में 9.5% जीडीपी की हम बात कर रहे हैं, आने वाले टाइम में 8% हम मान के चल रहे हैं, 7-8% की ग्रोथ मेंटेन रहेगी। और एक स्टडी आई थी मॉर्गन स्टैनली की, जिसने 50 साल के लिए इंडिया के बारे में पॉजिटिव कहा था कि 7-8% की ग्रोथ यहाँ मेंटेन हो सकती है। तो ऐसे माहौल के अंदर वर्ल्ड इंडिया की तरफ देख रहा है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी ऑलरेडी देयर है। तो मैं समझता हूँ कि शेयर मार्केट बहुत पॉजिटिव रहेगा आने वाले टाइम में। जी जिंदल साहब, अगर बात मैं रियल एस्टेट की करूं तो कहा जा रहा है कि इस बार धनतेरस के आसपास जो लोगों ने रियल एस्टेट में जिस तरह से फ्लैट्स बुक कराए हैं, 40% की उछाल देखी जा रही है। क्या एक बहुत बड़ी वजह इसकी यह है कि जिस प्रकार से बैंकिंग सेक्टर में जो लोन हैं उनकी दर कम हुई है, सस्ते हुए हैं लोन? ये बहुत बड़ा कारण है इसका। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 6.5% का रेट अंदाजा चल रहा है रियल एस्टेट के लोन के लिए, जो कि बहुत ही एफिशिएंट रेट मैं कहूँगा, जो लोगों को प्रोत्साहन देता है कि आप अब इन्वेस्ट कर सकते हैं रियल एस्टेट के अंदर। और पहले लोगों ने बड़े 9-10% के रेट देखे हैं जो मुश्किल थे, लेकिन आजकल रियल एस्टेट के ऊपर लोन लेना बड़ा आसान हो गया है, तो इसलिए भी वो बढ़ा। लेकिन दूसरी वजह ये भी है कि रियल एस्टेट के रेट तब बढ़ते हैं जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है आदमी का इकोनॉमी के प्रति, देश के प्रति, वो सब चीज़ें पॉजिटिव होती है, तब आदमी उसमें रियल एस्टेट में जाता है। और मैंने देखा है कि जनरली 75% का इजाफा रेट में, रियल एस्टेट के रेट्स में इधर उधर सब मिलाकर के अगर आप देखें, एवरेज 75% का इजाफा देखने को मिला है जी। तो ये बहुत बड़ी बात है। और जो कि बाकी सब चीजें भी उसी दिशा में जा रही है, नॉर्थवर्ड्स, और रियल एस्टेट भी साथ में जा रहा है। ये भी एक अलग बात है, क्योंकि कभी क्या होता है कि एक सेक्टर अच्छा कर रहा होता है, तो अगर रियल एस्टेट अच्छा कर रहा होता है तो शेयर बाजार नीचे जा रहा होता है, शेयर बाजार ऊपर जा रहा होता है तो गोल्ड नीचे जा रहा होता है। लेकिन इस बार ये दिख रहा है कि सब चीजें एक तरफ चल रही हैं। और जैसा कि अजय जी ने कहा कि डायरेक्शन हमारे देश की, हमारी नीतियों की, हमारे जिस तरफ हम मूव कर रहे हैं वो डायरेक्शन सही डायरेक्शन है,
तो उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। स्पीड थोड़ी कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन अगर हम गलत डायरेक्शन पे जा रहे थे जाएंगे तो फिर ये कॉन्फिडेंस हिल जाता है। जैसे पहले हमने मैन्युफैक्चरिंग को छोड़ करके इंपोर्ट के ऊपर फोकस कर दिया कुछ वर्षों पहले, वो गलत डायरेक्शन थी, लेकिन जब तक हमने रियलाइज किया वो लेट हो गए हम लोग, और उसका खामियाजा हमने अच्छा खासा भुगता। ये जो देश के अंदर माल बनता है और देशवासियों को वही माल खरीदना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। और ये जिस कदर अब देखने को मिल रहा है, पहले कभी ऐसा देखा नहीं गया। अजय शंकर जी ने बिल्कुल ठीक कहा है, ये ऑब्जर्वेशन उनकी बहुत ही सराहनीय है। और जैसे उन्होंने जो एग्जाम्पल दिए हैं कि बाहर के मुल्कों में भी वो अपने देश की बातें करते हैं, तो हमें भी अपने देश का राष्ट्रवाद की जो भावना है उसको और मजबूत करने की ज़रूरत है। दिशा उसकी हमें मिल गई है, सही पकड़ लिया है, लेकिन स्पीड को बढ़ाने की ज़रूरत उसमें मुझे लगती है जी। लेकिन एसके जिंदल साहब, अभी कुछ महीने पहले तक अगर मैं बात करूं तो तरह तरह के सवाल उठाए जाते थे कि जो लोग सवाल उठाते थे उनका कहना यह होता था कि देश में उद्योग धंधे बंद हो गए हैं, बेरोजगारी बहुत है, काम धंधे चौपट हो गए हैं। लेकिन इस धनतेरस पे जिस तरह से 7,000 करोड़ से ज्यादा की सोने चांदी की बिक्री हुई है, आभूषणों की बिक्री हुई है, रियल एस्टेट में पैसा आया है, शेयर बाजार अच्छा कर रहा है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में पैसा दिख रहा है, तो ये सवाल क्यों उठाए जा रहे थे? देखिए, कभी कभी क्या होता है, आप शेयर बाजार में भी देखें, कभी बियर्स भारी हो जाते तो कभी बुल भारी हो जाते हैं जी। तो लोगों का जो परसेप्शन है वो कभी कभी नेगेटिव भी हो जाता है। जब कुछ खराब दिखता है तो वो बहुत ही ज्यादा नीचे चले जाते हैं। उसमें संयम, समन्वय, सामंजस्य, इन सब की जरूरत होती है। एक मैच्योर्ड आदमी जो होता है वो कभी ऐसी बात नहीं करेगा जी। वो उसको देखेगा, समझेगा, तब वो बोलेगा। तो इस तरह की जो बातें थी ना, उनमें कोई तंत्र नहीं था, कोई तथ्य नहीं था, बस अपनी भावना मन में आई और उन्होंने व्यक्त कर दी। लेकिन वो उनके ऊपर कुछ निर्भर नहीं करता, नथिंग टर्न्स ऑन दैट, आई वुड से। और लोग समझते हैं, अच्छे से समझते हैं कि उनका कोई वैसे मतलब नहीं है, लेकिन भावना कमजोर है तो उन्होंने ऐसा बोल दिया। और उस समय उनका झुकाव, उनकी ताकत ज्यादा हो रही थी, नंबर ज्यादा हो रहा था जी। लेकिन अभी उनसे पूछिए तो उनके पास कोई जवाब नहीं होगा इसका। वो अगर कुछ आप उनको अगर उसको अपना चेहरा बचाना ही होगा तो वो कह देंगे ये बबल बन रहा है। लेकिन मैं इसको बबल नहीं मानता। मुझे लग रहा है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं और हमारी नीतियां सही हैं। सरकार अच्छे तरह से उसको समझती है और वो सरकार ऑन टॉप ऑफ थिंग्स है, उसके काबू में है सब चीजें और ठीक से चल रहा है। कुछ चीजें होती हैं कम ज्यादा, लेकिन उसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम कोई गलत तरफ जा रहे हैं। जी। अजय शंकर जी, आप कैसे देखते हैं सरकार की इस नीति को कि जो जिस तरह से लोन, जो अगर कोई व्यक्ति कर्ज चाहता है, चाहे मुद्रा लोन के तहत हो या दूसरे लोन हो, उन पे एक तो दर कम हुई है, सस्ते अब कर मिल रहे हैं और आसानी के साथ मिल रहे हैं, एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। मैं इसको थोड़ा सा और बड़े परिप्रेक्ष्य में जी। इस पे अपनी बात कहना चाहूंगा जी। कि जब महामारी थी और लॉकडाउन का असर था तो एक अर्थव्यवस्था में एक भावना थी असुरक्षा की। तो जब असुरक्षा की भावना होती है तो आदमी बाजार में कम खरीदता है, क्योंकि लगता है अपना पैसा बचा के रखो, कल पता नहीं क्या होगा। जब बाजार में वो कम खरीदता है तो जो बाजार में लोग बेचते हैं उनको कम आमदनी दिखाई देती है, रोजगार भी कम होता है, तो एक ये नेगेटिव साइकिल बन जाता है। अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि कल की जो खरीद हुई है उससे एक हम वर्चुअस साइकिल की ओर जा रहे हैं, जिसमें जैसे शेयर बाजार में लोगों ने पैसा कमाया है, जिनके पास धन है, तो उनमें विश्वास बढ़ेगा कि और खरीदें, बाजार में फ्लैट्स और लोग खरीद रहे हैं या बुकिंग कर रहे हैं। तो एक वर्चुअस साइकिल होता है जिसमें कि लोग खर्च करते हैं, बाजार में मांग बढ़ती है और उस मांग की वजह से जिनके पास धन है वो निवेश करते हैं जी। और जब निवेश करते हैं तो लोगों को और रोजगार मिलता है। एक वर्चुअस साइकिल शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है और हम तो उम्मीद करेंगे और चाहेंगे कि हम जैसे 8-10% जो ग्रोथ रेट की बात करना लोग संकोच करते हैं इस कहने में, मैं नहीं करता हूं। मैं मानता हूं कि 8-10% ग्रोथ रेट हम हासिल कर सकते हैं, करना चाहिए, और जो चीन और हमारे बीच में फासला है उसको कम करना शुरू करें। ये संभव है, लेकिन इसके लिए एक समाज में और जो लोग बाजार में हैं उनमें आत्मविश्वास और एम्बिशन और चाहिए जी।
और सारे समाज में एक ये एम्बिशन की जरूरत है कि हम तेजी से तरक्की करेंगे, चीन के बराबर हो जाएंगे, देश में सब कुछ बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे, अच्छी गुणवत्ता का बनाएंगे। तो जो भारत में माल बकता है उसकी विश्व के बाजार में इज्जत होगी और उसकी महत्व होगा। ये लोग मानेंगे कि अगर बाजार हिंदुस्तान से कोई चीज आई है तो अच्छी है, उसका भाव अच्छा है, और हमारे लोग अपने देश में अपनी चीज खरीदेंगे, इंपोर्टेड ब्रांड और इंपोर्टेड लेबल के पीछे नहीं भागेंगे। लेकिन तो ये तो एक वर्चुअस साइकिल की शुरुआत होती दिख रही है। इसको और मजबूत करने की जरूरत है आगे वाले महीनों में, आगे वाले वर्षों में, क्योंकि अभी तो हम महामारी के ठीक पहले की स्थिति पर पहुंच गए हैं और विश्वास आ गया है वापस। और जैसा आपने सही कहा कि बैंक से ऋण लेना मुश्किल नहीं है, दर कम है, तो इसलिए अब एक निवेश का एक दौर शुरू हो निजी क्षेत्र में जी, जिससे कि एक वर्चुअल साइकिल हायर ग्रोथ का देश में बन जाए। मैं ये उम्मीद करता हूं कि इस दिशा में हम आगे बढ़ पाएंगे। जी। अजय जी, आपने बात चीन की, लेकिन मैं बात करना चाहूंगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, क्योंकि अपने देश की जो स्थिति रही है, इस सरकार ने भी तमाम तरह की योजनाएं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं का ऐलान किया है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के प्रति जो उद्योग जगत है उसका एक उदासीन रवैया पिछले कुछ वर्षों में देखने को मिला है। हालांकि पिछले 6-7 सालों में इस पर बदलाव आ रहा है। आप कैसे महसूस करते हैं इस बात को, क्योंकि सरकार आपको अच्छा वातावरण दे सकती है, नीतियां लचीली कर सकती है, सस्ते ब्याज पे कर्ज दे सकती है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के उसमें तो उद्योग जगत को ही आगे आना पड़ेगा। ये तो बहुत बड़ा विषय है, इस पे तो मैं अनुरोध करूंगा कि अलग से चर्चा करें। लेकिन दो बातें मैं अभी कहना चाहूंगा। एक तो ये है कि एक विषय है जिसपे कि अभी नीति में परिवर्तन की जरूरत है जी, और वो ये है कि जो रियल एक्सचेंज रेट होता है वो चीन और उसके पहले कोरिया जापान ने नीति से सुनिश्चित किया था कि रियल एक्सचेंज रेट न बढ़े, और इसलिए उनके देश में उत्पादकता जो है या जो उत्पादन होता था उसको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिला। उन्होंने तो रियल एक्सचेंज रेट को आर्टिफिशियली गिराया। हमारे यहाँ ये मानना है कि अभी तक ये मानना नहीं है कि रियल एक्सचेंज रेट को हमें बढ़ने नहीं देना है। रियल एक्सचेंज रेट समझाने के लिए एक थोड़ा दो वाक्य लूंगा जी। कि अगर हमारे यहाँ मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन 10% है मान लीजिए 3 महीने में, और बाकी जगह 0% है, तो हमारा रियल एक्सचेंज रेट 10% बढ़ गया। और रियल एक्सचेंज रेट का 10% बढ़ने का मतलब है कि इंपोर्ट ड्यूटी हमने 10% घटा दी। तो जहां इंपोर्ट ड्यूटी 5% है वहां नेगेटिव होगी। तो इसमें एक चर्चा और आम सहमति की जरूरत है कि हम रियल एक्सचेंज रेट को बढ़ने नहीं देंगे। और जो एक धारणा है, आम धारणा कि मजबूत रुपये का मतलब है कि मजबूत अर्थव्यवस्था, ये धारणा सही नहीं है। तो इस पे एक चर्चा की जरूरत है जी। और दूसरा जो विषय है वो ये है कि जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। अभी तक हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में तो कामयाब हो गए हैं। सरकार की ओर से जो इंटरवेंशन होते थे, जो कष्ट होता था उद्यमी को, वो थोड़ा कम हुआ है, काफी कम हुआ है। लेकिन जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट हम कम करेंगे, या सारे इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के बारे में इस और ध्यान है, तो हमें कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम करना है जी। तो उस पर भी चर्चा करने की जरूरत है और उस पर थोड़ा और काम करने की जरूरत है जी। और तीसरी चीज ये है कि हमारी जो स्किल मिशन है उसको यहाँ तक कामयाब होना है कि हमारा जो मजदूर है या श्रमिक है वो किसी भी फैक्ट्री में जाता है तो उसकी उत्पादकता उतनी ही हो जो कि वैसी फैक्ट्री में से वियतनाम में। जी बिल्कुल बिल्कुल। सुभाष जी, सुभाष जी, आप भी उत्पादकता वही हो जो चीन में है। जी, आप भी कौशल विकास योजना की बात कर रहे थे, स्किल इंडिया की बात आप कर रहे थे, क्या बदलाव देखने को मिले आपको इस दौरान? देखिए मैं आपको ओवरऑल परिचय में बताता हूँ। जैसे गवर्नमेंट लॉजिस्टिक कॉस्ट कम कर रही है, हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट अभी भी 20 से 30% है, वर्ल्ड वाइड 6 से 10% के बीच में है। कैरिंग को इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाए तो अभी जैसे वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर बना है, ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर बना है, ये डेडिकेटेड है। तो पहले मालगाड़ी जाती थी और दिल्ली से बॉम्बे, तो उसको हर कोई पैसेंजर ट्रेन हर कोई रोक देता था। अभी डेडिकेटेड हो गया, अच्छी स्पीड है तो तुरंत गाड़ी जाएगी। पोर्ट के ऊपर हमारा माल लोडिंग अनलोडिंग में समय टाइम लगता था, और कैसे होता था एक शिप खड़ा है
और हमारा माल इस पे पोर्ट पे नहीं आया और 10-10 दिन शिप खड़ा रहा तो उसकी कॉस्ट बढ़ गई। अब क्या हो रहा है, लॉजिस्टिक पार्क की बातचीत चल रही है, तो हमारा लॉजिस्टिक पार्क पे माल आ जाएगा, जैसे वो अनलोड होगा माल तुरंत लोड हो जाएगा, तो इससे हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट बचेगी। तो गवर्नमेंट हर जगह स्किल इंडिया, मतलब हर जगह गवर्नमेंट चाहती है कि हर जगह स्किल होनी चाहिए, हैंडलिंग होनी चाहिए, मैन हैंडलिंग होनी चाहिए। इसके लिए स्किल डेवलपमेंट गवर्नमेंट जो है डिपार्टमेंट है वो काफ़ी अच्छा वर्क कर रही है। हर छोटे से छोटे वर्क में स्किल डेवलपमेंट की जरूरत है। हमारा जैसे क्रेडिट कॉस्ट है वो रेपो रेट अभी तक 4% रखा हुआ है, अकोमोडेटिव स्टांस रखा हुआ है आरबीआई ने, मतलब इन्फ्लेशन 6% से भी एक बार ऊपर गया था 3 महीने 2 महीने, तो भी हमें चैलेंज नहीं था, ग्रोथ को उन्होंने प्रायोरिटी दी। और फिर हमारा अगस्त के अंदर इन्फ्लेशन मॉडर्न मतलब रीजनेबल हो गया, लेस देन 6%। तो गवर्नमेंट को जैसे अजय शंकर जी ने कहा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस चाहिए, टाइम टू टाइम सारी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं इम्प्लीमेंट के लिए वो हमें देखना चाहिए। जैसे प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा था कि सारे डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन में काम करें। गति शक्ति परियोजना की आप बात कर रहे हैं, जिसके तहत 16 मंत्रालयों को एक साथ लाया गया है ताकि देश का जो बुनियादी ढांचा है उसमें एक समन्वय के साथ काम हो, देश के विकास को गति मिले। सुभाष जी, उम्मीद करते हैं कि धनतेरस पे जिस तरह से लोगों ने, बाजार ने उत्साह दिखाया है, रौनक लौटी है, देश की अर्थव्यवस्था जो है वो सही दिशा में मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। सुभाष जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अजय जी और जिंदल साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। G20 शिखर सम्मेलन में